नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। हरियाणा विशेष में सबसे पहले बात करते हैं कोरोना काल में हो रही सियासत की। जी हां, कोरोना को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र सरकार से सवाल पूछ रहा है और इसी कड़ी में एक बार फिर कोरोना महामारी के बीच राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए पीएम मोदी जिम्मेदार हैं। इसके बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने राहुल पर पलटवार किया। फॉरेन मिनिस्टर भाषण दे रहे हैं कि हिंदुस्तान ने अपना नाम बना दिया, अलग अलग देशों को हमने वैक्सीन दिया, वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन हो गया। आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट की। आज स्थिति क्या है? हिंदुस्तान के 3% को आपने वैक्सीन दी, मतलब 97% लोग को कोरोना पकड़ सकता है। आपने दरवाजा खुला छोड़ रखा है और अभी भी आप दरवाजा नहीं बंद कर रहे। मंत्री देश की पूरी जनता के साथ कोविड का सामना कर रहे, तब ये नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं ऐसे प्रयासों का, ये देश का और जनता का अपमान है। एक बताना चाहूंगा, हम उनकी नौटंकी ऐसा शब्द नहीं यूज करेंगे क्योंकि उनकी नौटंकी जनता ने कब की बंद कर दी है। उनका मुख्य मुद्दा था कि वैक्सीन देना ही उपाय है। अरे यही तो पहले दिन से हम कह रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, जिसका आपने उल्लेख किया कि आज वैक्सीन की कैपिटल बन गया है, क्योंकि भारत ने 2 वैक्सीन तैयार करने का काम किया और एक भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन, ये तो भारत में ही शोध हुआ जिसका। तो ये जब कोवैक्सीन आई तो कांग्रेस वाले क्या कर रहे थे? उस पर आशंकाएं तैयार कर रहे थे, चैलेंज दे रहे थे, वो नहीं देना चाहिए ऐसा प्रचार कर रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 31 मई से चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोलने का ऐलान किया। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्रियों की आर्थिक गतिविधियों को फिर से खोलने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली ने काफी हद तक कोविड-19 की दूसरी लहर पर काबू पा लिया है और अब धीरे धीरे लॉकडाउन हटाने की प्रक्रिया को शुरू किया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि कोरोना के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई है। ये केसेस लगातार कम हो रहे हैं और ये सब दिल्ली के अपने 2 करोड़ लोगों की मेहनत का नतीजा है कि हम लोगों ने 1 महीने के अंदर दिल्ली में इस दूसरी वेव को, इसके ऊपर भी काबू पा लिया है दिल्ली के लोगों ने मिलके। पिछले 24 घंटे में लगभग 1.5% संक्रमण दर आया है और लगभग 1100 के करीब केस आए हैं और धीरे धीरे रोज केस कम हो रहे हैं, संक्रमण दर भी कम हो रही है। अस्पतालों के अंदर अब बेड मिलने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आईसीयू बेड भी काफ़ी खाली हो गए हैं, ऑक्सीजन बेड्स भी काफ़ी खाली हो गए हैं। ये समय है अब धीरे धीरे अनलॉकिंग करने का। कहीं ऐसा ना हो कि लोग कोरोना से तो बच जाएं लेकिन भूखमरी से लोग मर जाएं। तो अपने को बैलेंस बना के चलना है कि एक तरफ कोरोना को भी कंट्रोल करना है और एक तरफ आर्थिक गतिविधियों को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी साथ साथ कोशिश करनी है, जहाँ जहाँ जितना बन सके उतना अलाउ किया जाए। खोलने में सबसे पहले अपने को उन लोगों का ख्याल रखना है जो समाज का सबसे गरीब तबका है, मजदूर हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं। अगले 1 हफ्ते के लिए इन 2 गतिविधियों को खोला जा रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को और फैक्ट्रीज़ को। इन 2 गतिविधियों को खोला जा। और कोरोना से लड़ाई के लिए हरियाणा सरकार लगातार एक्शन में है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश के सभी 135 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन प्लांट लगाए जाएंगे ताकि ऑक्सीजन की तुरंत आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
सीएम ने गुरुग्राम के 3 सरकारी अस्पतालों में 4 ऑक्सीजन उत्पादन प्लांटों का वर्चुअली उद्घाटन किया। ये संयंत्र मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के सहयोग से स्थापित किए गए हैं। सीएम ने कहा कि हरियाणा सरकार ने बहुत ही कम समय में ऑक्सीजन की कमी को दूर किया। इसके लिए न केवल कई स्थानों पर ऑक्सीजन प्लांट लगाए, बल्कि दूसरे राज्यों से भी ऑक्सीजन मंगवाई गई है। वहीं ऑक्सीजन मंगवाने के लिए एयरलिफ्ट करके भी टैंकर भेजे गए। इसके अलावा जन सहयोग से भी कोरोना की तीसरी लहर की जो आशंका बनी हुई थी, उसको देखते हुए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है। इसे हरियाणा सरकार चैलेंज के रूप में ले रही है। अस्पतालों में स्थापित किए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट संभावित तीसरी लहर में उपयोगी साबित होंगे। तो एक्शन में हरियाणा सरकार नजर आ रही है और पूरी तरीके से कोशिश यही है कि हरियाणा में हर एक चुनौती को आप पूरी तरीके से उसको पूरा किया जा सके और साथ ही साथ उस चुनौती को स्वीकार करते हुए ऑक्सीजन की उपलब्धता जो कि प्रदेश के अंदर की गई है उसके लिए आगे आने वाले समय में, क्योंकि माना जा रहा है कि तीसरी लहर में बहुत हद तक संकट ऑक्सीजन का बन सकता है, तो इसीलिए अलग अलग जगहों पर ऑक्सीजन के प्लांट भी तैयार किए जा रहे हैं। अब और जो इसको सपोर्ट करने वाली जो एक्टिविटीज़ थी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स ये मिलने लगे। बहुत कम थे हॉस्पिटल्स की सारे सिस्टम में, लेकिन CSR के माध्यम से कहीं विदेश से मंगाने पड़े, इधर से उधर से, जहाँ से उपलब्ध हुए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स मंगाए। फिर विषय आया कि क्यों नहीं ये जनरेटर्स के ऊपर भी काम किया जाए। तो सबसे पहले 6 हमारे पास यानी जो 250 लीटर्स पर मिनट LPM के जो कैपेसिटी के जनरेटर्स थे हमारे पास थे, उसको इंस्टॉल करने के लिए मैकेनिक्स ही नहीं थे, यानी इतनी स्केर्सिटी थी। ले दे करके हमने उस 6 को भी इंस्टॉल कराया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आगे आई, उन्होंने 43 छोटी बड़ी कैपेसिटी के जनरेटर्स के थे PSAs हमको सैंक्शन किए, अलग अलग अस्पतालों में लगाए जा रहे हैं। फिर CSR के माध्यम से भी हमको जो PSA ये उपलब्ध हुए, काफ़ी हुए। और एक बड़ी अच्छी आनंद की बात यह है कि आपने उसकी प्रोडक्शन शुरू कर दी है। मारुति सुजुकी ने अब PSA जनरेटर्स की जो प्रोडक्शन शुरू की है, एक बहुत अच्छा उद्योग आपने अपने हाथ में एक ये लिया है, ताकि जहाँ कहीं भी ज़रूरत होगी, हमारे चाहे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, CSCs हैं, PHCs हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी इस ऑक्सीजन की लगातार आवश्यकता महसूस की जाती रहेगी। तो इस इंस्ट्रूमेंट को, इस मशीनरी को बनाने के लिए आपने जो ये उद्यम किया है, ये एक बहुत सराहनीय काम है। और उसमें आज जो अपनी ओर से 3 जनरेटर्स आपने गुरुग्राम के 3 डिफरेंट हॉस्पिटल्स में इंस्टॉल किए हैं, CSR के माध्यम से कहें या आपने डोनेट किए, व्हाटसोएवर इट इज़, तो इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं, धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि इन जनरेटर्स का उपयोग जो सरकारी तौर पर हमको केंद्र सरकार से मिलेंगे 43, वो तो है ही हैं, लेकिन इसकी आवश्यकता बहुत अधिक है। हम सम 135 और सो हमारी जो CHCs हैं उन सब में और जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनमें सब में ये इंस्टॉल करेंगे, ताकि आगे आने वाले किसी भी समय ये जो ऑक्सीजन की कमी महसूस की जा रही है इसकी हम पूर्ति कर सकें। लेकिन वहीं पर एक नेक्स्ट चैलेंज जो है, वो नेक्स्ट चैलेंज है 3rd वेव का। अगर कहीं 3rd वेव शुरू होती है, और उसका भी जो एक डार्क साइड वो ये है कि बच्चों में संभावित की जा रही है कि ये बच्चों के अंदर भी इफेक्ट होगा 3rd वेव ऑफ कोरोना का, और ये एक भयंकर स्थिति भी बन सकती है। ना आए अच्छी बात है, लेकिन अगर आ गई तो उसके लिए हर प्रकार की तैयारी हमको करनी होगी। उसमें ये जो ऑक्सीजन के प्लांट्स हैं, इनका बहुत बड़ा यूज़ जो है मुझे लगता है होगा। आपने एक समय पर सामयिक तौर तरीके से जितनी इस समय की आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए उद्यम किया है। कोरोना महामारी के बीच IMA और बाबा रामदेव के बीच एलोपैथी और आयुर्वेदिक दवाइयों को लेकर शुरू हुआ विवाद अब थमता नजर नहीं आ रहा है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने IMA और रामदेव के बीच चल रहे विवाद के बीच एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि दोनों के बीच विवाद थमना चाहिए, क्योंकि एलोपैथी और आयुर्वेद का अपना अपना महत्व है और दोनों को एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए और सहयोगी बनना चाहिए। ये गलत है और ये थमना चाहिए। सभी पैथियाँ अपनी अपनी जगह ठीक है, टाइम टेस्टेड है। अब एक दूसरे को गलत कहने की बजाय एक दूसरे की सहयोगी पैथियाँ बननी चाहिए। एलोपैथी ने भी बहुत काम किया है, आयुर्वेद भी बहुत काम करता है।
वहीं ब्लैक फंगस को लेकर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि सरकार ने ब्लैक फंगस से निपटने के लिए पूरी तैयारी की है। सभी मेडिकल कॉलेजों में 75-75 बेड के स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं। वहीं केंद्र सरकार से 12,000 इंजेक्शन की डिमांड की गई है, जबकि 15,000 इंजेक्शन के लिए ग्लोबल टेंडर निकाला गया। वहीं इसके लिए एक्सपर्ट कमेटी बना दी गई है, जो कि निर्धारित करती है कि इसे किसे इंजेक्शन लगना चाहिए और किन किन लोगों को नहीं लगना चाहिए। हमने पूरी तैयारियां कर रखी हैं। हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उन सब में हमने 75-75 बेड्स के स्पेशल इसके लिए वार्ड बनाए हैं और इंजेक्शन के लिए भी हमने केंद्र सरकार से भी 12,000 इंजेक्शन की मांग की है और 15,000 इंजेक्शन का हमने ग्लोबल टेंडर भी किया। इसके लिए एक एक्सपर्ट कमेटी भी हमने बना रखी है कि जितने हमारे पास आते हैं एक्सपर्ट कमेटी उसका डिसाइड करती है कि किस मरीज को लगना है, किसको नहीं लगना। कोरोना संक्रमण में लगातार गिरावट के बावजूद हरियाणा में अभी स्कूल नहीं खुलेंगे। सभी स्कूलों में 15 जून तक छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। महामारी से बच्चों को बचाने के लिए प्रदेश में 22 अप्रैल से 31 मई तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया था, जिसे 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से चर्चाएं चल रही थी कि राज्यों में स्कूल 1 जून से खुल सकते हैं। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यह साफ कर दिया कि स्कूल खोलकर बच्चों को जोखिम में नहीं डाला जा सकता है। लॉकडाउन में ढील देकर बाजार खोलने की बात और है और साथ ही साथ स्कूलों को खोलने की बात और है। उन्होंने कहा कि स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में होने के बाद ही स्कूलों को खोलने पर विचार किया जाएगा। तरीक को हमारी जो छुट्टियां पहली थी वो हमारी समाप्त हो रही थी। स्कूल खोलने की कोई बात नहीं, ना ही इस प्रकार का कोई बयान कहीं भी हमने दिया कि स्कूल खोल रहे हैं। तो कल हमने एक निर्णय लिया है कि 15 दिन की छुट्टियां हमने और बढ़ाई थी और आगे 15 तारीख तक जो स्कूल है उसकी छुट्टियां रहेंगी। लेकिन जो हमारे टीचर साहबान हैं उनके बारे में हम निर्णय अलग से लेंगे, क्योंकि जो बच्चों के एडमिशन होंगे उसमें कुछ टीचरों की जरूरत रहेगी, तो उसमें हम एक निश्चित कर देंगे कितने टीचर उस टाइम स्कूल में रहेंगे और जो एडमिशन है वो प्रक्रिया ठीक तरीके से चलती रहे। अपना सुझाव जो रखा था वो ये था कि हम पेपर लेने के लिए तैयार हैं और जो 1 जून का हमारा पहले हमने निश्चित किया था 1 जून से पेपर लेंगे, लेकिन क्योंकि कोरोना की वजह से जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी तो उस प्रकार से संभव नहीं है। लेकिन अब भी हम तैयार हैं, अगर 20 या 21 जून से अगर सरकार में आदेश देगी तो हम वो पेपर लेने के लिए अब भी तैयार हैं। जहां तक टाइम की बात थी तो कुछ प्रदेशों का सुझाव था कि पेपर का टाइम जो है वो आधा कर देना चाहिए, 90 मिनट का कर देना चाहिए। हमने ये कहा कि हम 3 घंटे का पेपर ले सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। वैसे जो आदेश आप करोगे वही करेंगे, नहीं तो हम 3 का भी ले सकते हैं और अगर आप 90 का फाइनल करोगे तो 90 मिनट का फाइनल करोगे तो 90 का भी ले सकते हैं। जो भी सारे देश में होगा वही होगा। हमारा एक सुझाव उसमें था कि हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो बच्चा जहां एजुकेशन ग्रहण कर रहा, शिक्षा ग्रहण कर रहा है, जहां भी जिस स्कूल में भी, हम उसी स्कूल में उसका एग्जामिनेशन सेंटर बनाना चाहते हैं। तो नियम के हिसाब से 50% शिक्षक स्कूल आएंगे और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि शिक्षक स्कूल आकर क्या क्या जरूरी काम करेंगे। तो जरूरी शैक्षणिक और प्रशासनिक काम शिक्षकों के द्वारा इस दौरान स्कूल में किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड का अध्ययन हो या फिर वितरण हो, ये सभी काम शिक्षकों के द्वारा इस दौरान किए जाएंगे। वहीं परीक्षा परिणाम रजिस्टर अपडेट किया जाएगा शिक्षकों के द्वारा और वहीं सेक्शन हाउस का गठन शिक्षकों के द्वारा इस दौरान करने का काम होगा। वहीं दाखिले संबंधित जो औपचारिकताएं हैं उनको पूरा किया जाएगा। वहीं विभाग के MIS पर शिक्षकों के द्वारा अपडेट करने की काम होंगे। वहीं ड्रॉप आउट वाले छात्रों के परिजनों से भी जो शिक्षक हैं वो संपर्क करेंगे। पाठ्य पुस्तकों का वितरण सुनिश्चित किया जाएगा इस दौरान और ये सब कुछ काम स्कूल में शिक्षकों के द्वारा किए जाएंगे। तो ये वो काम हैं जो कि सुनिश्चित किए गए हैं, तय किए गए हैं एक शिक्षक के द्वारा। स्कूल में जब वो आएंगे तो ये सभी काम उनको इस दौरान करने होंगे। कोरोना से ठीक हुए मरीजों को लगातार गंभीर समस्याएं सामने आ रही हैं और इसीलिए प्रदेश के कई जिलों में उमंग केयर सेंटर खोले जा रहे हैं।
प्रदेश के 3 जिलों की तस्वीरें आपके सामने हैं। झज्जर, फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र। झज्जर और बहादुरगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उमंग सेंटर खोले गए। इन उमंग सेंटर में डाइटिशियन, फिजिशियन और आयुष विभाग के चिकित्सकों के अलावा अन्य बीमारियों से जुड़े डॉक्टर्स की एक टीम बनाई गई है, जो कि न सिर्फ उनके संपर्क में आने वाले लोगों को जागरूक करेगी, बल्कि उनका इलाज भी करेगी। फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल में शुरू किए गए उमंग ओपीडी में अब शारीरिक परेशानी या मानसिक तनाव वाले लोगों का इलाज शुरू कर दिया गया है। डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर शीला भगत के अनुसार हेल्पलाइन नंबरों के द्वारा भी मेंटल हेल्थ विशेषज्ञ से स्वास्थ्य संबंधी परामर्श लिया जा सकता है। वहीं कुरुक्षेत्र में भी उमंग के नाम से पोस्ट कोरोना केयर सेंटर की शुरुआत की गई। शुक्रवार को कुरुक्षेत्र के सिविल सर्जन डॉक्टर संतलाल ने उमंग पोस्ट कोरोना सेंटर का निरीक्षण भी किया। डॉक्टर संतलाल ने जानकारी देते हुए कहा कि पोस्ट कोरोना केयर सेंटर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में स्थापित किया गया है। वहीं 24 मई को किसान संगठन और हिसार प्रशासन के बीच एक बैठक हुई थी और अब हिसार रेंज कमिश्नर चंद्रशेखर ने इस बैठक का सच बताया है। हिसार रेंज के कमिश्नर चंद्रशेखर ने कहा कि किसानों ने बैठक के बाद सिर्फ 2 मांगे मानने वाली बात बताई, जबकि अपना कमिटमेंट छुपाया। मेन ये था कि 16 तारीख के जो मुकदमे हैं वो वापस लिए जाएं और जिनकी गलती है, पुलिस अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और 16 तारीख से पहले के भी जो मुकदमे हैं वो भी वापस लिए जाएं। और अनफॉर्चुनेटली उस दिन किसी किसान की डेथ हो गई थी, तो उसके बारे में उन्होंने कहा कि वो उसके जो भी घर के लोग हैं किसी एक बंदे को नौकरी दी जाए। तो 1.25 घंटे डिटेल में चर्चा हुई और उसके बाद फिर प्रशासन ने अपना पक्ष रखा। तो जब ये सारी डिस्कशन हुई तो ये जो पॉइंट्स मैंने बताए ये नोट करके तो हमने कहा कि चलो 15-20 मिनट आपको सरकार से बात कर लेते हैं। तो उन लोगों ने भी अपना आपस में चर्चा वगैरह की, तो सरकार से फिर बात डिटेल में बात हुई। तो उसके बाद फिर उनको मैंने ब्रीफ कर दिया और ब्रीफ जब किया तो उनको बस यही कहा कि मुख्यतः 2 मांगों के ऊपर सरकार ने सहमति व्यक्त की है। एक तो ये कि जो भी 16 तारीख को जो केसेस दर्ज हुए थे वो सारे के सारे वापस ले लिए जाएंगे और जो ड्यू प्रोसेस है वो शुरू कर दिया जाएगा। और दूसरा जो उनके जो घर में जो एक भी डिपेंडेंट है लड़का, जो भी लड़का या लड़की जो भी है, जो उनका जो रिप्रेजेंटेशन आएगा तो उसको डीसी रेट के ऊपर जॉब दे दिया जाएगा। 16 तारीख से पहले के बारे में उन्होंने जिक्र किया था, उसके बारे में सहमति टेक्निकल पॉइंट के ऊपर नहीं बन पाई क्योंकि उसमें प्राइवेट कंप्लेनेंट थे, तो उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर ज़्यादा इंसिस्ट भी नहीं किया। जहाँ तक प्रशासन के अधिकारियों के खिलाफ FIR लॉज के बारे में था तो उसमें तो ये बात आई कि उसमें भी अगेन टेक्निकल इशू वाज डिस्कस्ड कि फिर वो क्रॉस FIRs होते होंगे, क्रॉस FIRs के अंदर वो फिर मामला इन्वेस्टिगेशन का हो जाता, तो उसमें फिर ये आपकी मांग के ऊपर गौर नहीं किया जा सकता। उनसे यही अपील की भी देखो ऐसे सरकार के अंदर जो सरकार का जो मुखिया होता है, चाहे वो DC है या जो भी है, तो स्टेट लेवल के ऊपर तो वो उनका काम होता है। सरकार में सारा प्रशासनिक तंत्र तो चलता ही है ना, तो उसमें चलाने के लिए उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए सरकारी काम के अंदर। और बाकी आपका जो भी है, आपने एजिटेशन करना है वो आपका प्रजातांत्रिक अधिकार है, तो वो आप करिए, उसमें कोई नहीं आपको रोकता, लेकिन प्रशासनिक कार्यों में किसी को उसमें दखलंदाजी ना की जाए, उससे फिर ना बड़ी दिक्कत आती है। और कोरोना काल वैसे चल रहा है, सरकार को सारे काम देखना है, तो उसमें सारी चीज़ों के ऊपर, चाहे वैक्सीनेशन है, चाहे वो टेस्टिंग है, चाहे वो हॉस्पिटल्स का है, ऑक्सीजन का है, कई इश्यूज थे कोरोना में, तो वो तो सरकार नहीं करनी है ना, तो सरकार हेल्थ टीम करेगी और प्रशासन के लोग करेंगे, तो बिना सहयोग के फिर वो बात नहीं बनेगी। तो आप लोगों को सहयोग, उसके बारे में उनका काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस था। उन्होंने कहा जी हम आपको आश्वासन दिलाते हैं कि ऐसा आगे से नहीं होगा। तो मीटिंग फिर काफ़ी, दी मीटिंग एंडेड विद ए हैप्पी नोट, तो वो उन्होंने कहा कि बहुत वी आर सेटिस्फाइड। और फिर बस SDM को डेप्यूट कर दिया था, उन्होंने कहा जी कोई आदमी आपकी तरफ से, तो DC डेप्यूटेड SDM, तो वो उन्होंने फॉर्मल जो था वो अनाउंसमेंट दे दी।
आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद वो लोग फिर अपने वापस चले गए। तो चलिए अब आपको ज़रा ये भी बताते हैं कि किसानों और जिस तरीके से प्रशासन के बीच जो बातचीत हुई उसमें मांगे क्या रखी गई थी। 16 मई को दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं, ये मांग रखी गई थी। लाठी चलाने वाले पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज किया जाए। 16 मई से पहले हिसार में किसानों पर दर्ज केस वापस हों। हार्ट अटैक से मरने वाले जो किसान हैं उनके परिजनों को डीसी रेट पर नौकरी। बैठक में प्रशासन ने किसान नेताओं की 2 मांगे मान ली थीं। डीसी रेट पर नौकरी देने पर सहमति बन गई और 6 मई को किसानों पर दर्ज केस वापस देने पर सहमति बन गई। लेकिन मीटिंग के बाद किसानों ने अधूरी जानकारी दी, 2 मांगे मानने वाली बात बताई, अपना कमिटमेंट छुपाया। मीटिंग में प्रशासन ने किसान नेताओं ने जो सवाल किए वो भी आपको यहाँ बताएं। आईजी राकेश आर्य ने किसान नेताओं से पूछा कि ये आंदोलन, घेराव, तोड़फोड़ सिर्फ हरियाणा में ही क्यों हो रहा है। टिकैत ने से जब आईजी ने पूछा कि आप यूपी से हैं, वहाँ भी बीजेपी सरकार है, आप योगी आदित्यनाथ का विरोध क्यों नहीं करते। राकेश आर्य के सवालों पर टिकैत ने चुप्पी साधी। 24 मई को किसानों ने क्या कमिटमेंट किया ये भी जानिए। किसानों ने हिसार प्रशासन से वादा किया कि किसी भी सरकारी या प्रशासनिक आयोजन में बाधा नहीं डालेंगे, किसी कार्यक्रम में किसी का घेराव नहीं करेंगे, कहीं भी हुड़दंग नहीं करेंगे। प्रशासन के मुताबिक हिसार में जो लोग इकट्ठा हुए थे उनमें मुकदमों से पीछा छुड़ाने वाले, जाट आरक्षण और रामपाल मामले में गंभीर मुकदमे झेलने वाले, और वो अब नए केस झेलने की स्थिति में नहीं हैं। जो लोग नामजद हैं उनका किसान नेताओं पर भारी दबाव है, वो जल्दी से जल्दी मुकदमों से पीछा छुड़ाना चाहते हैं। बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा इन दिनों विवादों में घिर चुके हैं। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर आपत्तिजनक मजाक किया था। रणदीप हुड्डा के जोक को कई सोशल मीडिया यूजर्स ने आड़े हाथों लिया और अब इंसाफ संस्था ने डीजीपी के नाम इस मामले में शिकायत दी है। दिल्ली के पूर्व मंत्री संदीप वाल्मीकि की अगुवाई में ये शिकायत दी गई है और SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की गई है। आपको बताएं कि रणदीप हुड्डा ने एक टॉक शो में मायावती को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी। महामारी के बीच पूरा उत्तर भारत 44 डिग्री गर्मी की मार झेल रहा है। हरियाणा में भी अभी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। रविवार से प्रदेश के कई इलाकों में बूंदाबांदी के आसार हैं। चंडीगढ़ की सुखना लेक पर हमारे संवाददाता विपिन परमार ने गर्मी का जायजा लिया। कोरोना दूसरी गर्मी की मार, सूर्यदेव पूरा तांडव बरपाते हुए धरती पर अपना प्रचंड रूप दिखा रहे हैं। इस समय हम सुखना लेक पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि सुखना आम जनमानस के लिए बंद पड़ी हुई है, लेकिन जो गर्मी है, ऐसी परिस्थिति में अगर बात करें तो चंडीगढ़ की ज्यादातर सड़कें भी सुनसान नजर आती हैं, क्योंकि पारा 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तक जा चुका है। गर्म हवाएं चल रही हैं और मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी इसी तरह से पारा जो है वो 43 से 44 डिग्री सेल्सियस पर रिटेन करता जो है वो नजर आएगा, क्योंकि किसी भी तरह की कोई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है, कल के दिन की बात करें तो कल इसी तरह से पारा जो है वो रहेगा। वहीं हरियाणा के अलग अलग इलाकों में जो है वो हल्की बूंदाबांदी के आसार जो है वो कल के बाद जो है वो 2 दिन के लिए बताए गए हैं मौसम विभाग की ओर से, लेकिन पारे में किसी भी तरह की कोई गिरावट जो है वो नजर जो है वो नहीं आएगी, क्योंकि 43 से 44 डिग्री सेल्सियस पारा जो है वो इस समय जा चुका है और आने वाला जून महीना जो है वो इसी तरह से गर्मी जो है वो अपना प्रचंड रूप जो है वो धरती पर बरपाती नजर आएगी। ऐसे में लोग जो है वो घरों से बाहर जो है वो कम निकल रहे हैं। वहीं तमाम डॉक्टर्स और मौसम विज्ञानी भी यही सलाह लोगों को दे रहे हैं कि अगर वो घर से बाहर निकलें तो खुद को हाइड्रेट कर रखें, यानी कि तरल पदार्थों का प्रयोग जो है वो करके अपने आप को हाइड्रेट करते रहें, ताकि गर्मी और लू से बचा जा सके। कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। एक तो कोरोना। हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।